हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। पिछला पार्ट यानी पार्ट 6 में हम लोग लेसन 1 का अंतिम क्वेश्चन आंसर देखे थे। अब जो है शायद आप लोगों को याद होगा कि पार्ट 6 में आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। तो इसमें जो है चलिए जो होमवर्क मिला था वो देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझते हुए चलिएगा। और होमवर्क जैसे ही बनेगा उसके बाद हम लोग लेसन 2 में प्रवेश करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए होमवर्क में जो है क्वेश्चन दिया गया था कि ये अभिक्रिया जो है दिया हुआ है और इसे पहचान करना था, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो इसमें उदाहरण के तौर पर एक जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम बना दिए थे और बाकी शेष क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए मिला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। N2 + H2 बराबर NH3। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए दोनों मिल कर के एक हो गया। अगर दाहिना साइड ना प्लस ना माइनस, ये प्लस का चिन्ह नहीं रहता है तो निश्चित रूप से ये संयोजन क्रिया होगा। अगर इसी को उलट देंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये वियोजन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तीसरा देखते हैं। देखिए अगर सिंगल अलग जो है कोई तत्व रहता है और उसको वही तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा करके और उसके जगह पे चला जाता है तब जाके वो वियोजन अभिक्रिया होता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, सोडियम अकेले है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को देखिए यहाँ से हटा दिया। हाइड्रोजन के ठीक पहले ये ऑक्सीजन के पहले H था और ये देखिए K पहुँच गया और इसको यहाँ से हटा दिया। KOH यहाँ बन गया। पोटेशियम के साथ कोई नहीं तत्व था, यहाँ देखिए इसके साथ आ गया और ये यहाँ से अलग निकल गया, इसलिए ये क्या होगा, विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का जैसा कि दूसरा नाम आप लोग जानते हैं एकल विस्थापन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Na + O2 बराबर Na2O। तो यहाँ समझ गए होंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, इधर ना प्लस है, कुछ नहीं है, ना माइनस है, तो ना प्लस ना माइनस, इस साइड दाहिना साइड जब रहेगा तो ये होगा संयोजन अभिक्रिया। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के, इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये चौथा के यहाँ देखिए लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 4 का ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यहाँ देखिए अकेले सोडियम है ना, सोडियम, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को यहाँ देखिए विस्थापित कर दिया,
तो अकेला तत्व कोई रहता है और दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसकी जगह पर खुद स्थान ग्रहण कर लेता है तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के आंसर। विस्थापन अभिक्रिया। तो एक साइड जब है, दाहिना साइड जब प्लस या माइनस कुछ नहीं रहेगा तो संयोजन, अब बायां साइड प्लस या माइनस कुछ नहीं रहेगा तो वियोजन। देखिए यहाँ पे जो है ना प्लस है ना माइनस है बायां साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। अभिकारक इधर वाला उत्पाद, यानी अभिकारक की तरफ ना प्लस ना माइनस रहेगा तो क्या होगा, वियोजन होगा। और इधर जब प्लस माइनस नहीं रहेगा तो संयोजन हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब ये वियोजन होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, माफ़ कीजिएगा, ये समीकरण गलत लिखा गया था। ऐसे होना चाहिए Al+CuL2 बराबर AlCl3 + Cu। यहाँ भी देखिए अकेले धातु है एल्युमिनियम, और यहाँ से कॉपर को क्या करेगा, हटाएगा, ये शक्तिशाली है। तो एल्युमिनियम यहाँ से कॉपर को हटाएगा, यहाँ देखिए हटा दिया। Cl के पहले यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, Cu है, और इधर देखिए Cl के पहले Al आ गया, इसका मतलब इसको हटा दिया, Cu देखिए अकेले बचा रहा है। तो इस तरह से जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसको जगह पर खुद चला जाता है तो ये जो होता है कौन अभिक्रिया, वियोजन, ये सॉरी विस्थापन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, चूँकि विस्थापित करा इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम एकल विस्थापन भी है। अब यहाँ देखिए दो को धातु, इसमें भी धातु इसमें भी धातु, सोडियम बेरियम। तो सोडियम देखिए SO4 के ठीक पहले है, यहाँ देखिए SO4 के पहले Ba आ गया, Cl के पहले Ba था, तो यहाँ देखिए Cl के पहले Na आ गया। इसका मतलब सोडियम यहाँ चला गया और Ba यहाँ आ गया। इसका मतलब कि दोनों जो है अपना स्थान अदला बदली करते हैं, दो तत्व अपना स्थान अदला बदली कर रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, द्विविस्थापन। 8 का आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। H2 + Cl2 बराबर HCl। यहाँ देखिए इधर ना प्लस है ना माइनस है, तो दाहिना साइड जब प्लस माइनस नहीं रहेगा तो संयोजन। क्लियर है, एकदम आसान तरीका है। और इधर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो वियोजन। तो यहाँ देखिए दाहिना साइड जो है देखना है, इधर प्लस माइनस नहीं है तो संयोजन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हम लोग क्वेश्चन Mg + HCl बराबर MgCl2 + H2। तो यहाँ Mg जो है अकेला देखिए धातु है, अकेले धातु है, तो इसको हाइड्रोजन को यहाँ देखिए Cl के पहले H है, यहाँ देखिए Cl के पहले Mg आ गया। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है इससे शक्तिशाली, इसको हटा दिया, भगा दिया, विस्थापित कर दिया। H2 देखिए अलग हो गया, Cl के पहले Mg आ गया। तो इस तरह से Mg जो है H को यहाँ से हटाया, विस्थापित किया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा
विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरह से 10 को होमवर्क जो मिला था, इसके अलावा और 4 था क्वेश्चन। चलिए उसको भी देख लेते हैं, तो आप लोग से मिला लीजिएगा। चार क्वेश्चन और था। यहाँ देखिए, जिंक देखिए अकेला है, जब अकेला एकदम आ गया, इधर जो है एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो विस्थापन होगा। तो देखिए NO3 के पहले Ag है, अब जिंक जो है Ag से शक्तिशाली है सिल्वर से, तो जिंक जो है इसको मार के भगाएगा। भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ। चला देखिए यहाँ से भाग गया, NO3 के पहले जिंक आ गया, जबकि यहाँ पे Ag है, ये वो को भगा दिए, इसका मतलब विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित यानी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा विस्थापन। ग्यारह के हो जाएगा विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी धातु है, यहाँ भी धातु है, दो जगह जब धातु हो गया तो कंफर्म कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए उसके साथ और कोई तत्व होना चाहिए, दोनों के साथ है, तो द्विविस्थापन होगा। देखिए PV है NO3 के पहले, देखिए NO3 के पहले क्या आ गया, I के पहले क्या है, I के पहले PV आ गया, मतलब यहाँ पे दोनों तत्व अपना स्थान अदला बदली कर रहे हैं। तो दो तत्व जब स्थान अपना अदला बदली करेंगे तो दो है, इसलिए द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। 12 का आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसके बाद जो है 13 नंबर है ACl प्लस NaOH। देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन जो है Cl के पहले है, यहाँ देखिए Cl के पहले सोडियम चला गया, और ये OH के पहले Na है, और यहाँ देखिए H आ गया O के पहले। ठीक है, तो इस तरह से H और Na जो है अपना स्थान अदला बदली कर लिया, H यहाँ आ जाएगा तो H2 बन जाएगा, और Na यहाँ आ गए NaCl हो गया। तो दो तत्व जब अपना स्थान अदला बदली करते हैं तो द्विविस्थापन, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए अंतिम होमवर्क, AgNO3 प्लस NaCl बराबर AgCl प्लस NaO3। देखिए NO3 के पहले Ag है ना, Cl के पहले Na, दोनों धातु है, तो दोनों धातु है, दोनों के साथ तत्व एक और है, एक से ज़्यादा है। इसका मतलब कि दो तरह के धातु है, तो दोनों अपना स्थान अदला बदली यहाँ पे देखिए कर रहा है। Cl के पहले Na है तो Cl के पहले Ag आ गया, NO3 के पहले Ag है तो NO3 के पहले Na आ गया। मतलब Ag और Na यानी कि चांदी और सोडियम अपना स्थान अदला बदली कर रहे हैं, तो इसलिए जो है दो तत्व जब स्थान अपना अदला बदली करते हैं तो द्विविस्थापन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये संयोजन और वियोजन, एकल विस्थापन और विस्थापन की बात की जाए तो पहचान करना होगा, तो आप लोग आसानी से पहचान कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर क्लियर हुआ तो समझिए कि इसमें 2 से 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो ये था होमवर्क। अब जो है लेसन 2 की तरफ बढ़ते हैं।
लेसन 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2। पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। लेसन 2 क्लास 10। लेसन 2 का पार्ट 1 है केमिस्ट्री। पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। शायद स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि पिछला वीडियो जब हम लोग देख रहे थे तो उस वीडियो में जो है आप लोगों को बताया गया था कि अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए आप लोगों को बताया जाएगा। लेसन 2 में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है, थोड़ा सा वहाँ पे बताया गया था। तो चलिए अब हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण की पहचान जानेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो पहले जानेंगे हम लोग बारी बारी से। पहले अम्ल जानेंगे क्या होता है, हम क्षारक जानेंगे, फिर लवण जानेंगे। तो पहला है अम्ल। अम्ल को एसिड कहते हैं इसमें। तो अम्ल के बारे में देखते हैं। अम्ल क्या कहता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा किसी धातु से अभिक्रिया करने पर लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल परिभाषा है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं। शायद आप लोगों को ये पता भी होगा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। है ना सिंपल स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल। देखिए जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा किसी धातु से क्रिया करने पर लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। उम्मीद है ये अम्ल की परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं H2SO4। स्टूडेंट्स पिछला वीडियो में यानी पार्ट 6 में हम लोग देखे थे लेसन 1 का अंतिम पार्ट, कि उसमें बताया गया था कि जिसके शुरू में H रहेगा संभवतः जो है वो अम्ल होता है। देखिए इसमें शुरू में H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है। इस तरह से ये अम्ल हो गया। इसको कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको पता ही होगा। अम्लों का राजा कहा जाता है, रसायनों का राजा H2SO4 को। HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसको कहेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल किसी धातु से क्रिया करने पर लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दो प्रबल अम्ल का नाम बताइए। देखिए अम्ल भी जो है ये दो तरह के होता है, एक कमज़ोर होता है, एक मजबूत होता है। मजबूत हो गया प्रबल और कमज़ोर हो गया दुर्बल। तो यहाँ पे जो है जो कमज़ोर होगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा, जो मजबूत होगा वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो प्रबल अम्ल का नाम बताइए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देते हैं निम्न से कौन प्रबल अम्ल है, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। पेट के उदर में जो है यही अम्ल पाया जाता है, यही पाचन क्रिया में सहायता करता है। HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये दो ऐसे अम्ल है जो कि बहुत ही मजबूत होता है। HCl जो होता है ये पाचन क्रिया में सहायक होता है। H2SO4 को रसायनों का राजा, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दो दुर्बल अम्ल का उदाहरण बताइए। दुर्बल यानी कि कमजोर। देखिए शुरू में है ना HCOOH फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बिच्छू के डंक में। CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसको कहते हैं। तो प्रबल अम्ल जब पूछेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दुर्बल अम्ल पूछेगा तो फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षारक। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक देखिए क्षारक ये स्वाद में कड़वा या तीखा होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर कर लवण एवं जल बनाते हैं। तो देखिए क्षारक की परिभाषा सुनिएगा ध्यान से। क्षारक कहता है कि जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं और अम्ल से अभिक्रिया करने पर लवण एवं जल बनाते हैं।
है ना। ये भी देखिए सिंपल है, बहुत ही आसान। क्षारक की परिभाषा ये हुआ कि जो स्वाद में कड़वा या तीखे होते हैं और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। तो जैसे में यहाँ देखिएगा NaOH, KOH, हाँ इसमें देखिए क्षारक की पहचान करना है, OH अंत में रहेगा, है ना, OH, ठीक है। NaOH एक धातु ले लीजिए, OH ले लीजिए, उसका संयुक्ता दंत प्रदान कर लीजिए, क्षारक का उदाहरण बहुत सारा हो जाए। KOH, यह जैसे मैं मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम के 2 संयुक्ता MgOH के होल्टेज रहता है, CaOH के होल्टेज इत्यादि। यानी इस तरह से क्षारक के उदाहरण अपने से आप लोग बना सकते हैं। कोई भी शुरू में धातु ले लीजिए, उसके बाद OH बैठा दीजिए, अंत में OH रहेगा। हाँ संयुक्ता ध्यान देना है, कैल्शियम के सोडियम की संयुक्ता 1 होता है तो 1 नहीं बैठाया जाता है, पता है। पोटेशियम की संयुक्ता 1 होता है तो 1 नहीं बैठाया जाता है, इसलिए KOH हो गया। कैल्शियम के 2 होता है इसलिए यहाँ पे 2 आया है। मैग्नीशियम अगर रहता तो ये Mg रहता है, ये 2 हो जाता है। बाकी इस तरह से जो है बहुत सारा क्षारक के उदाहरण आप लोग खुद से बता सकते हैं। चलिए, तो ये क्षारक हुआ। क्षारक की परिभाषा क्या हुआ? जो स्वाद में कड़वा या तीखे होते हैं और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये अम्ल की परिभाषा जो है, ये अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं। तो क्षारक 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक प्रबल क्षारक और एक दुर्बल क्षारक। तो अम्ल में भी वही हम लोग पढ़ें, प्रबल दुर्बल। तो 2 प्रबल क्षारक का नाम बताइए। तो प्रबल क्षारक, अंत में OH क्षारक के पहचान बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH, ये प्रबल क्षारक है। यहाँ लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ऐसे सूत्र बनाते समय ये पढ़ने के लिए आप लोगों को बताया गया था। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रबल हो गया, अब दुर्बल देखेंगे। 2 दुर्बल क्षारक का नाम बताइए। दुर्बल क्षारक यानी कि कमजोर क्षारक। तो यहाँ देखिए पहला में NH4OH, देखिए अंत में OH है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। CaOH के होल्टेज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल्टेज यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये था दुर्बल क्षारक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो दिखाई दे रहा है अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कौन नीली लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो यहाँ पे देखिए लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र वो होता है जो किसी पदार्थ के बारे में अम्लीय, क्षारीय, उदासीन के बारे में जानकारी देता है। लिटमस पत्र कहता है कि इससे उन बातों की जानकारी प्राप्त होती है कि अगर कोई पदार्थ है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, इस तरह की बातों की जानकारी लिटमस पत्र से मिलता है। तो अम्लीय जो होता है जिसका pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय जो होता है जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कन्फ्यूज वाला है। कौन नीली लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल कर देता है। जब नीली लिटमस पत्र लाल हो जाएगा तो अम्ल होगा, और जब लाल लिटमस पत्र उल्टा है, देखिए शुरू में नीला है तो अम्ल, और शुरू में लाल आएगा तो क्षारक। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? शुरू में नीला तो अम्ल, लास्ट में नीला तो क्षारक कहलाएगा, ठीक है। तो जो नीली लिटमस पत्र को लाल कर देगा अम्ल कहलाएगा, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा वो क्षारक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अम्ल का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है? जैसे किसी में जो है प्रमुख गुण होता है तो उसी तरह से प्रमुख गुण कहने का मतलब उससे जो है उसकी पहचान बढ़ती है। तो यहाँ पे जो है
अम्ल अम्ल का सबसे प्रमुख गुण पूछ रहा है कि क्षारकों को उदासीन कर देता है, क्षारक को उदासीन करके लवण एवं जल बनाता है। ठीक है, तो अम्ल का प्रमुख गुण क्या है? क्षारकों को उदासीन कर देता है। इसी का ठीक उल्टा है, क्षारक का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है? तो ये अम्लों को उदासीन कर देता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। जो क्षारकों को उदासीन करता है वो अम्ल होता है, और जो अम्लों को उदासीन करता है वो क्षारक होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जल में घुलनशील, चलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। उम्मीद है इसी समय आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसको। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है सूचक। सूचक क्या कहता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर आप लोग देखते होंगे, जो है गाड़ी में लगा होता है तो संकेत करता है, वही यहाँ पे सूचक है। प्रवाची शब्द, वैसा पदार्थ जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ में अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा। सूचक कहता है कि वैसा पदार्थ जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं। तो सूचक की परिभाषा इस तरह से हुआ कि जो पदार्थ अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। यानी सूचक जो है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो रंग या गंध में परिवर्तन के द्वारा कोई भी पदार्थ के बारे में अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने के बारे में बतलाता है। क्लियर है? एक बार फिर से सुनिएगा। सूचक कहता है कि वैसा पदार्थ जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं। चलिए जैसे जानते हैं प्याज, शायद आप लोग प्याज तो बहुत सारा खाए होंगे। आजकल गर्मी का मौसम भी है, तो आजकल ये प्याज की मात्रा अधिक मिलती है, खासकर देहात की बात की जाए तो जैसे ही हम लोग प्याज खाते हैं, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उसका जो है, उसके नज़दीक जाने पर ही उसका मुंह महकने लगता है, मुंह से गंध आने लगता है। जिस तरह से शराब कोई व्यक्ति पीता है और किसी के पास से होकर गुजरता है तो उसको महक जो है मिल जाती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है शराब पिया है। उस तरह से प्याज में होता है, लेकिन शराब इतना तो नहीं होता, लेकिन प्याज में होता है। प्याज खाइएगा और एक दूसरे का मुंह सूंघ कर देखिएगा तो निश्चित रूप से वो प्याज की गंध आएगा। तो प्याज और लौंग का तेल जो होता है, लिटमस, ये सब सूचक होता है। इसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सूचक का मतलब समझ में आ गया। यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन या उदासीन होने की, ये गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं। ठीक है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? सूचक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। देखिए यहाँ परिभाषा में भी आया है, रंग या गंध 2 प्रकार का होता है, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे रंगीय सूचक और गंधीय सूचक क्या होता है। रंगीय सूचक और गंधीय सूचक क्या होता है? चलिए तो रंगीय सूचक कहता है कि वैसा सूचक, रंगीय सूचक कहता है वैसा सूचक है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं। बस यहाँ देखिए रंगीय सूचक आया है, तो रंग परिवर्तन के द्वारा ये कोई पदार्थ भी होगा उसके अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देगा। ठीक है,
रंगीय सूचक कहता है कि वैसा सूचक जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे रंगीय सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, मेथिल या मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथेलिन, ये सब जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है रंग के माध्यम से, कलर देख करके पता चलता है। जैसे अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये रंग से पता चलता है। तो ये क्लियर हो गया होगा रंगीय सूचक। चलिए अब जानते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कहता है, देखिए अगर रंगीय सूचक याद हो गया तो गंधीय सूचक, ये कहिए कि सूचक की परिभाषा याद हो गया तो गंधीय रंगीय सूचक याद हो जाएगा। गंधीय सूचक कहता है, देखिए उसमें रंग के द्वारा था तो इसमें गंध के द्वारा हो जाएगा। वैसा सूचक जो अपने गंध परिवर्तन के द्वारा, वैसा सूचक जो अपने गंध परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं।